गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू चैप्टर नंबर 4 स्वतंत्रता और समानता स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर इसकी एक भूमिका कही जाए स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता जो है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको इंग्लिश के अंदर स्वतंत्रता को हम लिबर्टी कहते हैं। अर्थात लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण शब्द जो है वो स्वतंत्रता है। ठीक है। और स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। मतलब अगर आप देखें तो स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं है। अगर एक व्यापक अर्थ में अगर आप स्वतंत्रता को देखते हैं तो ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, ये सब जो हैं इनके मूल में अगर हम देखें तो इनके मूल में स्वतंत्रता जो है वही लक्ष्य था। हमने जो राष्ट्रीय आंदोलन करा उसका रीज़न क्या था? क्योंकि हम अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते थे, हमारे देश को हम स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक शब्द मात्र नहीं है बल्कि एक आंदोलन का द्योतक है, एक आंदोलन का प्रतीक है। ठीक है। फिर इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि पैट्रिक हेनरी जो है उन्होंने क्या लिखा है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। मतलब अगर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है, वो मरे हुए के समान ही है। अगर वो बंधनों में ही जकड़ा हुआ है, वो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन नहीं जी पा रहा है, तो उसका जीवन जीवन नहीं है बल्कि मृत्यु के समान है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने भी यही नारा दिया था कि स्वतंत्रता जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। इतिहासकार रिची जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जीवन के अधिकार के बाद में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वही सबसे अधिक आवश्यक है। मतलब जीने के साथ साथ व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी ज़रूरी है। अगर स्वतंत्रता का अधिकार उसके पास में नहीं है तो उसका जीवन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक है। तो ये इसकी एक भूमिका है। अब है स्वतंत्रता का अर्थ। देखिए, स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की शक्ति होती है। मतलब जब हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसका किसी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका नकारात्मक अर्थ, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में है इसका अर्थ। तो सबसे पहले इसका नकारात्मक अर्थ देखते हैं। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। मतलब जब हम पूरी तरह से मनमानी करें या हमारी स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो तो उस स्वतंत्रता को नकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब वो नकारात्मक स्वतंत्रता है क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। अगर आपको मनमानी करने की छूट दे दी जाएगी या आप पर कोई बंधन नहीं होगा तो वो स्वतंत्रता की स्थिति नहीं होती है, वो स्वच्छंदता की स्थिति होती है। ठीक है। तो इस अर्थ में स्वतंत्रता को नकारात्मक कहा जाता है। और ये जो नकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत किया है ये विचारक थे समझौतावादी विचारक। समझौतावादी विचारक मतलब हॉब्स, लॉक, रूसो, जिन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, और व्यक्तिवादी विचारक जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल देते हैं। ठीक है। अब देखो हॉब्स ने क्या लिखा है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वदा अभाव है। मतलब हॉब्स ये मानते हैं कि स्वतंत्रता में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण जो है वो व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए। J.S. मिल जो है उन्होंने क्या लिखा, अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। निर्बाध मतलब उस पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो मिल के शब्दों में ही राज्य को व्यक्ति के निजी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब वो ये मानते हैं कि राज्य को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए व्यक्ति के कार्य में। नकारात्मक अवधारणा क्या मानती है
कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध अगर व्यक्ति पर नहीं है तो वही स्वतंत्रता है। फिर राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, मतलब अगर राज्य का कार्यक्षेत्र ज़्यादा होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर राज्य जो है वो हर क्षेत्र में प्रतिबंध लगाएगा, हस्तक्षेप करेगा, तो व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाएगा, ये मानते हैं इस विचारधारा के लोग। नेक्स्ट, कम से कम शासन करने वाली सरकार ही अच्छी है। वही जो मैंने आपको बताया कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए व्यक्ति के जीवन में, तो ये यही मानते थे कि जो सरकार कम से कम शासन करती है वही सरकार क्या होती है? श्रेष्ठ होती है। ठीक है। फिर इन्होंने सिद्धांत दिया मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता मतलब ये विचारक ये मानते थे कि व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करने की छूट होनी चाहिए, और प्रतिस्पर्धा के अंदर जो व्यक्ति आगे आ जाएगा वो जो सरवाइव कर जाएगा वो विजयी रहेगा, और जो नहीं प्रतिस्पर्धा को फेस कर पाया वो हार जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि व्यक्ति में अगर योग्यता है, कुशलता है, तो वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा प्रतिस्पर्धा करके, और प्रतिस्पर्धा में जो पिछड़ गया वो प्रतियोगिता में पीछा रह जाएगा। तो मतलब ये लोग बल देते थे खुली प्रतियोगिता पर। ठीक है। फिर ये इन्होंने कहा सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। मतलब इनका क्या मानना था कि सरकार अगर किसी को समर्थन देती है, किसी वर्ग के हितों में कार्य करती है, तो वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति जो है वो डिपेंड हो जाता है। अगर आज किसी आपको मैं सहायता दे रही हूँ, आपको पता है कि मैं आपकी सहायता करूँगी, तो आप कभी भी खुद सेल्फ वो नहीं कर पाएंगे, सेल्फ डिपेंड नहीं रहेंगे आप, मतलब सेल्फ खुद नहीं कर पाएंगे, आप डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा। तो इनका ये मानना था कि सरकार को किसी भी वर्ग के हितों के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको खुद छोड़ देना चाहिए प्रतियोगिता के क्षेत्र में, और उनको आगे बढ़ते रहना देना चाहिए। ठीक है। वैश्वीकरण का जो वर्तमान युग है, आपको पता है मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, और स्वतंत्रता का ये जो अर्थ इन्होंने दिया है ये हमको सही प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि समाज में रहते हुए मनुष्य जो है उसको अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, और वो असीमित स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता। उसके ऊपर प्रतिबंध लगने ज़रूरी हैं, कुछ ना कुछ प्रतिबंध व्यक्ति पर होने आवश्यक हैं। वही मैंने आपको बताया, फिर वो स्वतंत्रता नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी? स्वच्छंदता हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसका नकारात्मक अर्थ था। अब है इसका सकारात्मक अर्थ। देखो, स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ में उन परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया जाता है जिसमें व्यक्ति स्वयं के साथ साथ दूसरों के विकास की परिस्थितियों का भी निर्माण कर सके। मतलब आप केवल खुद की स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करोगे, बल्कि आपको दूसरे के लिए भी ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होंगी जिसमें कि वो अपना विकास कर सके। मतलब स्वतंत्रता इस लिमिट पर नहीं होनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति जो है वो अपना विकास ही नहीं कर पाए, या उसका विकास जो है वो अवरुद्ध हो रहा हो उससे। ठीक है। फिर इसमें परिभाषाएं हैं हर्बर्ट स्पेंसर की और पैन के अनुसार, वो आप देख लीजिएगा। बुक में और भी परिभाषाएं होंगी, जो आप लोगों को इजी गोइंग याद हो जाए वो आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने स्वतंत्रता को नियंत्रण का अभाव नहीं माना था, बल्कि वो ये मानते थे कि ये वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। मतलब कि व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। ठीक है। मतलब पहले के टाइम पे आपको पता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता था इतना ज़्यादा, क्योंकि जो नीची जाति के लोग थे उनको कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। लेकिन वर्तमान में इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है, सबको अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिले, इसीलिए हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है। तो जो इसके सकारात्मक स्वरूप के जो पक्षधर हैं वो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक हैं। युक्ति युक्त मतलब जो ज़रूरी हैं उतने प्रतिबंध स्वतंत्रता पर लगाए जाने चाहिए, बहुत अधिक नहीं, अनावश्यक नहीं, बल्कि सही प्रतिबंध, जितनी आवश्यकता है वो प्रतिबंध उन पर होने चाहिए। नेक्स्ट, समाज व व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर हैं। अब ये नहीं है कि व्यक्ति देखो समाज में रहता है तो समाज के लिए भी उसको सोचना पड़ेगा, और समाज जो है वो व्यक्ति से मिलकर बना है,
तो व्यक्ति और समाज दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में ही है। अगर हम कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, या केवल एक व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर ले। तो ऐसी स्थिति में कानूनों का पालन करना ज़रूरी होता है और राज्य का नियंत्रण होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। अब अगर आपको राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी जाए, नागरिक स्वतंत्रता दे दी जाए, आज आपको वोट देने का अधिकार दे दें, चुनाव लड़ने का अधिकार दे दें, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास में रोज़ी रोटी कमाने के लिए कुछ नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये स्वतंत्रताओं के साथ साथ राजनीतिक या नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है। फिर स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को भी महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि केवल खुद के विषय में सोचें, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता को भी महत्व देना आवश्यक है। ठीक है। और स्वतंत्रता लास्ट में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। अगर हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट मैं आपको स्वतंत्रता के प्रकार नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू।